हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स स्ट्रीम। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो क्लास 11th में टेक्निकली फिजिक्स यहाँ से शुरू होती है। इससे पहले तक हमने जो पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स और जो वेक्टर्स का पार्ट पढ़ा वो टेक्निकली मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है, तो मैथ्स के चैप्टर्स हैं जो हमें फिजिक्स में यूज करने हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहली बार फिजिक्स के टॉपिक्स में आपका स्वागत है और लेट्स स्टार्ट विद काइनेमैटिक्स। इस टर्म का मतलब क्या होता है आई थिंक सबको पता होगा। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। जब हम काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं तो हम मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, मोशन कैसे हो रहा है, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, बॉडी कहाँ जा रही है। ठीक है, तो हम स्टडी ऑफ मोशन पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स में, यानी इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं उसको। कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। और उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिजल्ट ऑफ मोशन। जब कोई चीज मूव करती है इट गेट्स काइनेटिक एनर्जी, उसके पास एनर्जी आ जाती है, तो उसका नेक्स्ट चैप्टर होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये एक सीक्वेंस रहता है। तो हम टेक्निकली मोशन के अकरेंस को पढ़ते हैं, किस तरह से मोशन हो रहा है, उसके बाद मोशन के कॉज को पढ़ते हैं, फिर मोशन के रिजल्ट को पढ़ते हैं। तो आज शुरू करते हैं द स्टडी ऑफ मोशन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई चीज मूव कर रही है, कोई चीज मोशन में है, तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि मैंने सही बोला या गलत बोला? मैंने बोला कि ये एक छोटी सी चींटी है, चींटी ऑन द ग्राउंड, ये मूव कर रही है। तो तुम कैसे वेरीफाई करोगे कि चींटी मूव कर रही है या नहीं कर रही है? हो सकता है वो अपनी जगह बैठी हो और हो सकता है इधर से उधर जा रही हो। सिंपल सी बात है, तुम उसको एक टाइम पर नोटिस करोगे कि इसकी पोजीशन क्या है, ये कहां पर बैठी है, और उसके बाद विद इन अ फ्रैक्शन 2 सेकंड 5 सेकंड बाद आप दोबारा से नोटिस करोगे कि भाई अब ये चींटी कहां पहुंच गई। तुम बोलोगे सर हमें इतना नहीं सोचना पड़ता, हम तो चींटी को देखते हैं और हमें पता चल जाता है। पर थिंक ऑफ इट एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर। आप लोग फ्यूचर में हो सकता है साइंटिस्ट बनो, हो सकता है कोडर्स बनो। अगर आपको एक कंप्यूटर को सिखाना है कि लर्न टू वेरीफाई कि कब ये चींटी मूव कर रही है, तो आप कंप्यूटर को क्या बोलोगे कि एक बार एक फोटो खींचो चींटी की और देखो इसकी पोजीशन क्या है, मार्क करो। फिर थोड़ी देर बाद फिर से फोटो खींचो और फिर इसकी नई पोजीशन मार्क करो, और दोनों पोजीशन में अगर कोई चेंज आया तो इसका क्या मतलब है? द चींटी इज मूविंग, चींटी का मोशन हो रहा है। तो इसका मतलब मोशन को स्टडी करने के लिए, कोई चीज मूव कर रही है या नहीं कर रही है, उसको पढ़ने के लिए पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है पोजीशन वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है जो क्या बताता है? चीजों की पोजीशन के बारे में बताता है। ये चीज कहां पर रखी है, कहां पर जा रही है। ठीक है, तो पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है पोजीशन वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो एक रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बच्चों? आपने सबने ये ग्राफ्स देखे हैं, एक्स वाई एक्सिस। अभी के लिए हमारा रेफरेंस पॉइंट, एक्चुअली अभी के लिए नहीं, लगभग पूरे फिजिक्स में हमारा रेफरेंस पॉइंट ये रहेगा। कौन सा पॉइंट? 0,0। इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओके, जब तक कोई मेंशन ना करे कि रेफरेंस पॉइंट ये लेना है, तब तक रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा? ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन दुनिया में कहीं बनी नहीं होती। हम किसी एक पॉइंट को ओरिजिन ले सकते हैं और उसके रेफरेंस में बाकी पूरी दुनिया को स्टडी कर सकते हैं। तो एक्स वाई एक्सिस कहीं पर भी खींच दो और जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको 0,0 बोल दो और उसको क्या बोल सकते हो आप? ओरिजिन। तो अगर कोई भी चीज रखी हुई है दुनिया में, किसी जगह पर प्रेजेंट है, भले ही मूव कर रही हो या स्टिल हो,
लेकिन एट अ टाइम, किसी भी टाइम पर आप उसकी पोजीशन इस ग्राफ पर मार्क कर सकते हो। लेट्स से कोई छोटा सा पार्टिकल है और वो पहले पॉइंट 1 पे था, ठीक है, 1 पॉइंट पर था या ए पॉइंट पर था, थोड़ा इजी कर देते हैं। तो बच्चों ए पॉइंट पर उसकी पोजीशन को मार्क करने वाला वेक्टर रहेगा ये एक वेक्टर है, वेक्टर्स को एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक वेक्टर है जो क्या बताता है, ए पॉइंट की पोजीशन बताता है। समझ में आया? ठीक है, इसको पॉइंट ए की पोजीशन बोल सकते हैं या इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं। ये जो पार्टिकल है वो पहले कहां था, पॉइंट ए पर, तो इसको हम बोल सकते हैं R1 वेक्टर। ठीक है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट ए। तो पोजीशन वेक्टर के लिए मैंने बता ही दिया, यूजुअली हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, आर वेक्टर। अब इनिशियल के लिए R1, फाइनल के लिए R2 यूज कर सकते हैं। इनिशियल के लिए आर इनिशियल, फाइनल के लिए आर फाइनल यूज कर सकते हैं, पर 99% पोजीशन वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर से। समझ में आया? बोला कि सर ये आर वेक्टर दिखता तो सही है, बढ़िया दिख रहा है, एकदम समझ में आ रहा है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो अगर इसको लिखना है, ड्रॉ तो कर दिया, ड्रॉ करना वेक्टर्स को बहुत ही आसान होता है, पर बोले सर इसको मैथमेटिकली लिखना है तो क्या करना होगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि यहां से मैं अगर एक डॉटेड लाइन नीचे लेके आऊं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, समझ रहे हो? इसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट पार्टिकल का। लेट्स से ये x1 है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इसका x कोऑर्डिनेट है x1। और फिर हम एक परपेंडिकुलर इस तरफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, और ये वाली डिस्टेंस मान लो आई y1, तो हम बोलेंगे इसका y कोऑर्डिनेट है y1। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अगर इसमें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं यहां पर मार्क कर सकता हूं 1 2 3 4 5, यहां पर भी मार्क कर सकता हूं 1 2 3। ये रही y एक्सिस, ये रही x एक्सिस। अब मैंने आपको बोला कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसको थोड़ी देर के लिए ए पॉइंट मान लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर बहुत आसान है, ए के नीचे डॉटेड लाइन लेके आओ, 3 पे पहुंच रही है, और ए के लेफ्ट में लेके जाओ, 2 पे पहुंच रही है। 3 क्या हुआ, इसका x कोऑर्डिनेट, तो ब्रैकेट में लिखोगे पहले x कोऑर्डिनेट 3, और 2 क्या हुआ, इसका y कोऑर्डिनेट, तो फिर लिखोगे 2। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या कहे जाएंगे, 3, 2। अगर कोई बोले कि सर हमें, वो तो ठीक है, हमें इसमें बताइए कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू x डायरेक्शन में 3, तो 3 इन x प्लस y डायरेक्शन में 2, 2 इन y। बोलोगे सर ये क्या बच्चों की तरह लिख रहे हो आप? बच्चों की तरह मत लिखो, हमको वेक्टर्स पता है, हमें पता है कि x डायरेक्शन में 1 यूनिट को i कैप बोलते हैं, तो x डायरेक्शन में 3 यूनिट को 3i कैप बोल सकते हैं। y डायरेक्शन में 1 यूनिट को j कैप बोलते हैं। बच्चों वेक्टर्स की वीडियो जरूर देख लेना इससे पहले। और y डायरेक्शन में 2 यूनिट को क्या बोलेंगे, 2j कैप बोलेंगे। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। लिखना आया पोजीशन वेक्टर, आपको समझ में आया? हाँ, फिर ये कल को इस पोजीशन से कहीं और जा सकता है, ठीक है। तो कई बार पोजीशन पार्टिकल्स की चेंज होती रहेगी टाइम के साथ, कई बार पोजीशन फिक्स्ड रहेगी, वो हम देख लेंगे सिचुएशन टू सिचुएशन और उसी तरह मैनेज करेंगे। तो जो पोजीशन वेक्टर है इसकी जनरल फॉर्म बच्चों बनेगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और बच्चों अभी हम 3D में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कल को 3D में गए तो जेड के कैप।
यहां पर इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? इसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए x, y, z। समझ में आया? ठीक है। बोले सर लिखा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर 3D की बात कर दिए। भाई जब कोई चीज समझा रहे हैं तो उसको पूरी तरह ही समझा दे। भले ही फर्स्ट चैप्टर में हमें पता है कि ये x, y, z तीनों बहुत कम अपीयर होंगे। ज्यादातर पता है क्या होगा? पोजीशन इन 1D मोशन। अगर कोई चीज एक ही लाइन पर चल रही है तो उस लाइन को x एक्सिस मान लेते हैं। अगर कोई चीज एक ही लाइन में चल रही है तो हम क्या बोल देंगे कि भाई वो लाइन ही x एक्सिस है। अगर कोई कार स्ट्रेट रोड पे जा रही है तो हम बोल देंगे कि वो रोड ही x एक्सिस है। ठीक है। कार बढ़िया बन गई अपनी आज। ठीक है, यूजुअली बनती नहीं है, इतनी अच्छी है। तो एनीवे x एक्सिस पर चल रही है तो हम इसकी पोजीशन सिर्फ किससे बता सकते हैं? इसके x कोऑर्डिनेट से। x1 है 10 और फिर थोड़ी देर बाद ये कार यहां से यहां चली गई तो x2 मान लो कितना हो गया? 15। तो जब 1D में बॉडी मोशन करेगी तो आपको पोजीशन वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अंडरस्टूड है कि अगर मोशन 1D में हो रहा है, 1D मतलब बच्चों 1D से मेरा मतलब है 1 डायमेंशन। ये पता है सबको कि ये दुनिया जो हमारी है ये 3 डायमेंशनल दुनिया है। ठीक है, 3D में हो रहा है सब कुछ जो हम देख पा रहे हैं। और अगर कोई चीज सिर्फ एक ही लाइन पर चल रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई उसका मोशन 1 डायमेंशन में हो रहा है, 1D मोशन हो रहा है। तो अगर मोशन 1 डायमेंशन में हो रहा है तो ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर की जनरल फॉर्म। फॉर 1 डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, वी कैन रिप्रेजेंट पोजीशन विद ओनली x और y और z। सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से पोजीशन बताई जा सकती है। ओके, अब इसके लिए आपको, अगर आपको पता है कि कोई कार x एक्सिस पे चल रही है तो आप उसकी पोजीशन x = 10 बोलोगे तो भी हम समझ जाएंगे कि वो कहां पर है। आप अगर y और z कोऑर्डिनेट नहीं भी बोलोगे 0,0 तो भी हम समझ जाएंगे कि वो कहां पर है। तो इस चैप्टर में पोजीशन का मतलब आपको सिर्फ क्या देखना होगा? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट या z कोऑर्डिनेट, डिपेंडिंग पार्टिकल या बॉडी किस एक्सिस पर चल रहा है। समझ में आया? पक्का? फटाफट बच्चों इसको नोट डाउन करो। मैं आपको स्क्रीन दे देता हूं। ठीक है, एक लाइन लिख लो पोजीशन वेक्टर के बारे में। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल शोज इट्स करंट लोकेशन with reference to origin। ओरिजिन से किसी भी पार्टिकल कोई लोकेशन को जोड़ने वाला वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। आई बात समझ में? ओके बच्चों, ये लिख लिया। क्या मैं इसको हटा सकता हूं? सब कुछ नहीं हटा रहा हूं, सिर्फ जो मैंने एग्जाम्पल समझाए उनको हटा दो। ठीक है, पोजीशन वेक्टर बने रहने देते हैं या इसको मैं दोबारा बना देता हूं। ठीक है, पहली चीज आपको समझ में आई कि हर पार्टिकल की एक पोजीशन होती है और उसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको समझनी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
ओके, दूसरी चीज क्या समझनी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो लेट्स से कोई पार्टिकल हमने देखा, हमने एक चींटी को देखा, वो चींटी इनिशियली पॉइंट ए पर थी। ओके, चींटी बना दूं, ठीक है, वो चींटी इनिशियली पॉइंट ए पर थी, तो हमने क्या बोला कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, R1 वेक्टर है, यहां पर चींटी इनिशियली थी। फिर हमने थोड़ी देर इधर उधर देखा और कुछ 5 सेकंड बाद फिर से चींटी को देखा और पता चला वो यहां पहुंच गई है, तो हमने बोला कि ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, इनिशियली चींटी यहां पर थी और फाइनली यहां पहुंच गई है, तो हमने बोल दिया ये फाइनल पोजीशन है। तो बच्चों R1 वेक्टर क्या बता रहा है, पोजीशन कौन सी वाली, इनिशियल वाली, और R2 वेक्टर क्या बता रहा है, पोजीशन कौन सी वाली, फाइनल वाली। और अब ये इनिशियल से जब फाइनल पोजीशन पर पहुंच गई तो इसको जोड़ने वाला जो वेक्टर है, किसको जोड़ने वाला, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जो वेक्टर जोड़ता है बच्चों, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होता है, जो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जोड़ता है। किस डायरेक्शन में, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। Now you should say displacement is a vector connecting from initial position to final position। क्योंकि जब आप मिनिमम डिस्टेंस बोलते हो तो फिर आप डायरेक्शन के बारे में नहीं बताते हो, पर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के बारे में भी कुछ ना कुछ कमेंट होना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर कनेक्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। अब कल को पार्टिकल की जगह कार आ जाएगी, बॉल आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी, ह्यूमन आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, पर ठीक है, हमने पार्टिकल के लिए लिख दिया, बाकी सब के लिए भी समझ लेंगे। तो ये वाला वेक्टर हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अच्छा, अब एक चीज ध्यान से समझो, तुमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या था बच्चों, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद करो फटाफट याद करो बच्चों। फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि टफ है, ये है कि पिछला भूल गए इसलिए आगे वाला समझ में नहीं आया। तो आई विल ऑलवेज ट्राई कि मैं पिछला वाला याद दिला दूं। आपने पढ़ा होगा एक ए वेक्टर था और एक बी वेक्टर था, और बताया गया था कि अगर ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर जाए तो उनको ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाला वेक्टर विल बी देयर रिजल्टेंट। और वो कंप्लीट भी किसी भी डायरेक्शन में नहीं कर सकता, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक ही कंप्लीट करना पड़ेगा। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज गिवन बाय दिस वेक्टर। अगर मैं इसका नाम रख देता सी वेक्टर तो तुम बोलते अरे सर ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया बच्चों? अब इसी थ्योरम को यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करो। क्या आपको दिख रहा है R1 वेक्टर का हेड S वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है? तो इसका मतलब R2 वेक्टर क्या हुआ,
R2 वेक्टर हुआ रिजल्टेंट ऑफ R1 वेक्टर प्लस S वेक्टर, किसके बराबर हुआ? R2 वेक्टर। और कोई बोलेगा सर ये समझ में नहीं आया, ये क्या हो गया? देखो भाई, तुम पहले जहां खड़े थे प्लस तुम जितना चले, तुम पहले जहां खड़े थे प्लस तुम जितना चले, तो तुम ये क्या वैल्यू आएगी? तुम फाइनली कहां पहुंच गए? समझ रहे हो या नहीं? तुम पहले दिल्ली में खड़े थे और 300 किलोमीटर नॉर्थ चले, तो कहां पहुंच जाओगे? दिल्ली से 300 किलोमीटर नॉर्थ। समझ में आया? तो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन में जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे तो तुम्हारी फाइनल पोजीशन आएगी। ये चीज हर उसमें ट्रू है, कोई एक्सेप्शन नहीं। जो भी इनिशियल वैल्यू है प्लस जो चेंज हुआ, अगर इनिशियल वैल्यू को चेंज में ऐड करोगे या चेंज को इनिशियल वैल्यू में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? फाइनल वैल्यू। साल के शुरुआत में तुम्हारे पास 500 रुपए थे, अगर तुम स्टूडेंट हो तो ऐसे ही पैसे होंगे तुम्हारे पास। साल के शुरुआत में तुम्हारे पास 500 रुपए थे और पूरे साल में तुमने पापा से सिर्फ 700 रुपए और ले पाए हैं, तो इस साल के अंत में तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? 500 प्लस 700। तो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा? फाइनल पोजीशन। लिख दूं इसको? इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट will give your final position. Got it? समझ में आया? तो यहां से बच्चों डिस्प्लेसमेंट का बड़ा अच्छा फॉर्मूला बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज R2 वेक्टर तो इधर था ही, R1 वेक्टर को इधर भेज दिए तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस R1 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या फॉर्मूला बना? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कोई पूछे आप कितना तरक्की करें तो क्या बोलोगे? फाइनली जितना था माइनस इनिशियली जितना था, वही तो आपकी तरक्की में काउंट होगा। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट इज, मैथमेटिकल टर्म्स में बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। समझ में आया? ये भी हमेशा हमेशा के लिए ट्रू है, कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है? तो एक चीज और याद रखना कि सर आपने उसमें 1D के लिए अलग से बताया था कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो पोजीशन सिर्फ x y z से दिखा सकते हैं। सही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट में भी बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने कार वाले एग्जाम्पल में एक्चुअली कर लिया था। कार वाला एग्जाम्पल मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी थी। रिमेंबर, कार वापस से नहीं बनाऊंगा अब। ठीक है? इतनी ज़्यादा किस्मत अच्छी नहीं है, 2 बार एक ही क्लास में कार अच्छी बन जाए। तो x1 मान लो 10 था और यहाँ से चली गई ये x2 = 40 पर। ठीक है? तो कार इनिशियल पोजीशन 10 और फाइनल पोजीशन 40। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फॉर वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन बहुत ही आसान हो जाता है, सब वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं सोचना पड़ता। फॉर वन डायमेंशनल मोशन डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बच्चों इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। आप कई बार नोटिस करोगे कि सर ये 1D मोशन जब हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन जब हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट पे वेक्टर नहीं लगाते, सिंपली एस लिख के छोड़ देते हैं। तो वो इसलिए छोड़ देते हैं कि सिंपली एस से ही पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ। अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव आता है, इस केस में कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा 40 माइनस 10, कितना आया? +30। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब पार्टिकल आगे मूव किया है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब पार्टिकल पीछे मूव किया है। तो सुनना ध्यान से बात, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनमें हमेशा वेक्टर लगाना चाहिए, ऊपर हमेशा आई कैप जे कैप लगाना चाहिए। ये पूरा पढ़ाते हैं वेक्टर्स में कि आई कैप लगाओ, जे कैप लगाओ, और फिर पहले ही चैप्टर में उस चीज को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तुम देखोगे क्वेश्चंस में डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर नहीं लगा हुआ है, आई कैप जे कैप लिखा नहीं हुआ है,
पोजीशन वेक्टर में वेक्टर नहीं लगा हुआ है, x इक्वल टू 10, 20, 30, 5t प्लस समथिंग दिया हुआ है। तो बच्चों उसकी एक वजह है, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसकी दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। समझ रहे हो? जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। एक स्ट्रेट लाइन में दो ही डायरेक्शन होंगी, आगे पीछे ऊपर नीचे, जो भी है दो ही होंगी। तो इस चीज को समझो, अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बता दिए और दूसरी को नेगेटिव, तो आई कैप जे कैप लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आपको डायरेक्शन बता देगा। समझ में आया? सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आपको डायरेक्शन बता देगा। इसलिए जब कोई चीज वन डायमेंशन मोशन में होती है तो उसमें आई कैप जे कैप यूजुअली नहीं लगाते। लगाना चाहिए, लेकिन हम टीचर्स भी आलस कर जाते हैं और नहीं लगाते। इज दैट क्लियर? ठीक है, याद रखोगे, गुस्सा तो नहीं करोगे कि सर आई कैप जे कैप नहीं लगाए हो। इस केस में देयर इज अ गुड चांस कि क्वेश्चन का आंसर सिर्फ +30 लिखा हो, +30 आई कैप ना लिखा हो। तो ऐसे गुस्सा नहीं करने का, परेशान नहीं होने का, ये समझने का कि टीचर्स भी थोड़े से आलसी होते हैं और जहां पर सिर्फ प्लस माइनस के साइन से ही उन्हें पता चल रहा है कि मोशन की डायरेक्शन क्या है, वहां पर आई कैप जे कैप वो नहीं लगाएंगे। जिस क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइंड है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है, वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट +30 बोलेंगे तो आप समझ जाना कि एक्स एक्सिस पे 30 कदम आगे गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसका हम थोड़े टाइम में यूज भी देखेंगे, अभी तो पहले क्वांटिटी समझनी है। बच्चों, मैंने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझा दिया। यू शुड नोट इट डाउन। आई विल गिव यू द स्क्रीन, अगर आप स्क्रीनशॉट लेने वालों में से हो। ठीक है, दोनों तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं उनको बाद में प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना जरूर होता है, नहीं पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे। ठीक है, ओके, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हटा देते हैं अब। तो अभी वेक्टर्स पढ़ा है ना, तो मुझे लगता है अभी वेक्टर समझना ज्यादा आसान लगेगा आपको एज कंपेयर टू स्केलर क्वांटिटीज से। ठीक है, चलो पोजीशन वेक्टर को लिखा रहने देते हैं, इतने में ही कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है बच्चों, तीसरी चल रही है ये। ठीक है, ये पहला था, दूसरा डिस्प्लेसमेंट था और अब हम तीसरी क्वांटिटी पर आ गए हैं, हैशटैग यानी नया टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, दूरी। ठीक है, डिस्टेंस, इसको हम अच्छे से समझने के लिए लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ टेकन। टेकन मतलब ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। हम बच्चों पार्टिकल के लिए ही बात करते हैं, उससे कंफ्यूजन्स कम होते हैं, पर सेम आप कंसेप्ट एक कार, एक बॉल, एक ह्यूमन पर लगा सकते हो। ओके, इतना कोई माइंड नहीं करता। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ पाथ टेकन बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने कितनी दूरी चली, कितनी लेंथ चली, कितना लंबा रास्ता चला, दैट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन के मतलब एक सिचुएशन के बीच में है, तो मैं उसको बार बार चेंज नहीं करना चाह रहा। हम ए पर थी चींटी और बी पर पहुंच गई थी चींटी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, ये था इनिशियल पोजीशन। ये बार बार ड्रॉ करने की वजह है कि बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। नहीं, प्यार नहीं हो जाएगा, सिर्फ याद हो जाएगा। अरे मुझसे नहीं होगी वैसी वाली कॉमेडी, है ना, रहने ही देता हूं। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इनको जोड़ने वाला क्या बताया हमने, आज पढ़ा हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है, क्या तुम्हें लगता है चींटी ऐसे सीधे सीधे चल के गई होगी? नहीं, चींटी का तो बहुत दिमाग खराब रहता है, इधर भागो उधर भागो, इधर से स्मेल आ गई, उधर कीड़ा आ गया। तो चींटी एक्चुअल में पता चला हमको कि वो ऐसे 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 ऊपर गई थी, नीचे गई थी, ऐसे गई थी, ऐसे गई थी, फिर यहां पहुंची थी। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, उसका पाथ।
समझ रहे हो। और किसी ने बताया कि भैया इस पाथ की लेंथ है L। ओके, तो हम इसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितनी बताएंगे? हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी, बच्चों डिस्टेंस को ज्यादातर d से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ और भी यूज कर सकते हैं पर ज्यादातर में d से। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू L। इस पाथ की जो भी लेंथ आई, ठीक है, ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना, रेड से हल्का तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम बताएंगे L। ओके, और एक चीज हम अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे कि डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। मैंने बच्चों इस पे कहीं वेक्टर नहीं लगाया, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हम अगर बोलेंगे कि इस चींटी ने 2 मीटर का रास्ता चला, तो हम उसमें कोई डायरेक्शन नहीं बोलेंगे। अगर हम कोई डायरेक्शन नहीं बोलेंगे तो हम बोलना चाह रहे हैं कि दिस इज अ वेक्टर, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर आप फिगर को जरा भी देख रहे हो तो आपको क्लियर है कि भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला वेक्टर, वेक्टर तो सीधा सीधा ही होता है ना, तो जोड़ने वाला वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट, और जो टोटल रास्ता चला, पाथ लेंथ या लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल, जो भी बोलना चाहो, दैट इज डिस्टेंस। और आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर A से B जाना है तो एक ही पाथ पॉसिबल नहीं है, ये वाला पाथ भी पॉसिबल है, ये वाला पाथ भी पॉसिबल है, ये वाला पाथ भी पॉसिबल है, और सबसे सिंपल स्ट्रेट लाइन वाला पाथ भी पॉसिबल है। तो इन सब पाथ में डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी बच्चों, हर एक पाथ में डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन किसी भी केस में डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं आ सकती। समझ में आया? क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जब ऐसे चल के जाएगी ना चींटी, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, बच्चों वेक्टर की वैल्यू को बोलते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब ये स्ट्रेट लाइन में चल के जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके? डिस्टेंस के। पर बाकी सारे केसेस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, किससे? डिस्टेंस से। तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा स्टेटमेंट है जो बहुत सब लोग लिखते हैं, सब लोग समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर तो हो सकता है पर उससे बड़ा नहीं हो सकता। डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी। इसको बच्चों मैथमेटिकली लिखें तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, इसको याद रख पाओगे, इसको समझ गए हो तो याद रख जाओगे। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप एक सर्कल पे चल रहे हो, अगर आप एक सर्कल पे चल रहे हो, आप A से B तक गए, A से B तक गए, तो बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये। पर आपने डिस्टेंस कितना चला? ये। आपको दिख रहा है आर्क की लेंथ ज़्यादा आएगी स्ट्रेट लाइन से। समझ में आ रही है बात? तो A से B पर गए तो क्या ज़्यादा है? डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कम है। चलो कोई बात नहीं। बोले सर ये वाला अच्छे से नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं, A से C तक की बात करते हैं। A से C तक गए, अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये डायरेक्ट वेक्टर कनेक्टिंग A से C तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर सर्कल की रेडियस r है तो डिस्प्लेसमेंट होगा 2r, पर डिस्टेंस आपने कितना चला? आधा सर्कल, तो वो होगा पाई r। पूरा सर्कल होता है 2 पाई r, तो आधा सर्कल होता है पाई r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2r, और डिस्टेंस कितना हुआ? पाई r। तो बच्चों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही है।
और भी कोई केस देख लो थोड़ा, चलो कोई और केस देख लेते हैं। मान लो इस पे चलते 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 ये वापस आ गया। अगर वापस आ गया तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो गया, पूरा जाके पूरा घूम के वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस थोड़ा ही 0 है, डिस्टेंस तो पूरा सर्कल चल के आया। तुम उससे बोलो तुमने कुछ नहीं चला, कोई मेहनत नहीं करी, तो मारेगा तुमको? नहीं मारेगा। तो पूरा सर्कल अगर कोई दौड़ के आया है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल 2πr है। तुम उसको गलती से भी नहीं बोल सकते कि तूने तो एक्सरसाइज ही नहीं करी, तो दौड़ा ही नहीं पूरे सर्कल में। पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या इक्वल होगा। ओके, ठीक है, बड़ा नहीं हो सकता। हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में डिस्टेंस बड़ी होगी या फिर बराबर होगी इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ में आया या नोट लिखा हूं? ओके, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमें और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो आसान है, पोजीशन बहुत ही आसान है। इसके बाद आते हैं हम वेलोसिटी पर। ठीक है, तो वेलोसिटी से ना चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वेलोसिटी से चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी दो तरह की होती है। एक होती है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर देखें तो सबसे पहले तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। भाई आपकी पोजीशन चेंज हुई तो हमने बोला कि आपका मोशन हो रहा है। आपकी पोजीशन में जो चेंज आया हमने बोल दिया आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, आपने जितना लंबा रास्ता चला हमने बोल दिया ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। अब बात आती है, ये तो हमने पूरा मोशन को देख लिया। जब आप मूव कर रहे थे तो आपकी पोजीशन कितना तेजी से चेंज हो रही थी। मतलब यहां से आगरा जाना तो पोजीशन चेंज हुई, सबकी हुई। मैं दिल्ली में हूं बाय द वे, तो यहां से दिल्ली से आगरा जाना तो पोजीशन विल चेंज, राइट? डिस्प्लेसमेंट विल हैपन, डिस्टेंस विल बी ट्रैवल्ड। मैंने कुछ डिस्टेंस कवर करी, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन वही काम मैंने किया कार से और वही काम किसी और ने किया फ्लाइट से, तो दोनों को टाइम तो अलग अलग लगेगा ना। तो हम दोनों का मोशन सेम हुआ या अलग अलग हुआ? तो तुम बोलोगे सर ये तो बहुत अलग अलग है। उस वाले को जो प्लेन से गया उसने पोजीशन बहुत तेजी से चेंज करी, आपने पोजीशन धीरे धीरे चेंज करी। कोई बेचारा साइकिल पे जा रहा है यहां से आगरा तक, तो बेचारे की जरूरत नहीं, हो सकता है कोई साइकिलिस्ट हो जा रहा है यहां से आगरा तक साइकिल पे, तो उस केस में उसको पोजीशन बहुत धीरे धीरे उसने चेंज करी। तो बच्चों चेंज जब होती है पोजीशन, तो जिस तेजी से पोजीशन चेंज होती है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? पोजीशन के चेंज होने की तेजी, पोजीशन के चेंज होने की तेजी। लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन के चेंज होने का रेट। ओके, हिंदी में भी रेट बोल सकते थे। तो वेलोसिटी क्या होता है? किस तेजी से पोजीशन चेंज हो रही है आपकी। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। माय मिस्टेक, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कुछ और ही सोचने लग गया। ठीक है, पोजीशन किस तेजी से चेंज हो रही है। पोजीशन को बच्चों किससे रिप्रेजेंट कर रखा है हमने? आर वेक्टर से। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ पोजीशन किस तेजी से चेंज हो रही है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। समझ में आया? ठीक है, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोजीशन। कैसे भी समझाऊं? चेंज इन पोजीशन। मुझे लगता है कुछ भी कहो, जब मैं लैंग्वेज लिखता हूं तो सबसे अच्छा समझ में आता है एज कंपेयर टू मैथमेटिकल सिंबल। चेंज इन पोजीशन पर यूनिट, डिवाइड कर रहे हैं पर यूनिट
चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। इसको क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोजीशन को बच्चों R2 वेक्टर आपकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये चेंज इन टाइम सोच रहे हो तो इसको डेल्टा टी लिख देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोजीशन, चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा साइन, बाय डेल्टा टी। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चेंज इन पोजीशन किसके बराबर होता है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कौन सा वेक्टर लिखा था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये वाला आपने फॉर्मूला शायद सबने पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो पढ़ा था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये जब आपने पढ़ा था तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला इज फॉर एवरेज वेलोसिटी। जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, मान लो वो जो फ्लाइट से आगरा गया था उसने 300 किलोमीटर चला 2 घंटे में। 2 घंटा कहाँ लगेगा उसको, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, बट चलो मान लेते हैं 300, स्लो एयरक्राफ्ट में गया तो 300 किलोमीटर चला उसने 2 घंटे में। तो आप क्या बोलोगे, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 300 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी 150 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो पूरे टाइम उसका प्लेन 150 किलोमीटर पर आवर से चलेगा? भाई जब वो खड़ा होगा एयरपोर्ट पर तब तो वो रेस्ट पर होगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे और ऊपर जाएगा और स्पीड बढ़ेगी, फिर अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचेगा। फिर जब आगरा पहुंचने वाला होगा तो स्लो डाउन होगा, हो सकता है हवा में एक चक्कर मारे, फिर नीचे उतरेगा और ब्रेक लगाएगा। बीच में कहीं जोरों से हवा चलने लगी तो स्लो हो जाएगा, बीच में कहीं पक्षी आ गए तो स्लो हो जाएगा। बड़ा अच्छा मौसम है, ड्राइवर को मजा आ रहा है, उसने स्पीड बढ़ा दी। तो ऐसा नहीं है कि यहां से आगरा तक प्लेन की वेलोसिटी सेम रहेगी। हर अलग अलग मोमेंट पर प्लेन की वेलोसिटी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है और होती भी है। अगर आप 100 मीटर की रेस दौड़ोगे तो हर सेकंड आपकी वेलोसिटी सेम थोड़ी है, हर जगह पर आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। तो जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर रहे हो, इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो टेक्निकली आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? ये सारे फॉर्मूले किसके हैं? एवरेज वेलोसिटी के लिए है। तो सर हम तो बचपन से यूज करते आ रहे हैं। भाई अगर एवरेज वेलोसिटी तुम्हें टीचर ने नहीं बताई थी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने इस वजह से नहीं बताई थी क्योंकि या तो वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला चलेगा, या फिर वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, तो भी ये फॉर्मूला चलेगा। तो तुमने बचपन से अभी तक जितने भी केसेस पढ़े हैं 11th क्लास से पहले तक, मोस्टली उनमें वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट। और अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका एवरेज वैल्यू सेम ही होगा। भाई जो चीज चेंज ही नहीं हो रही उसका एवरेज निकालने का क्या मतलब है? वो तो चेंज ही नहीं हुई, तो उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए सेम है। आई बात समझ में? पक्का? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला या कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम क्या यूज करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। बच्चों ऐसे लिखूं कंफ्यूज नहीं होने का। कोई कितना भी कंफ्यूज करे, कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक दूसरे टाइप की वेलोसिटी भी बताते हैं। ठीक है, इसको इधर लिख लिया, जगह है मेरे पास, डोंट वरी। तो ये हो गई कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी के लिए सारे, इतने सारे फॉर्मूले लिखा दिए सर। ठीक है, यूज एक ही करोगे पर इनमें से कुछ भी लिखा आ जाए कंफ्यूज मत होना। तो फिर इसका मतलब एक और तरह की वेलोसिटी भी है। वो जो प्लेन है वो हर मोमेंट पर अपनी वेलोसिटी चेंज कर सकता है। अरे भाई उसेन बोल्ट जब रेस में भागता है तो 100 मीटर की रेस 10 से कम सेकंड में कवर करता है। मान लो किसी दिन उसका मूड ऑफ है, 10 सेकंड ले लिए उसने,
तो 100 मीटर की रेस अगर उसने 10 सेकंड में कवर करी तो 1 सेकंड में कितना दौड़ा? 10 मीटर। ठीक है, तो मैं रियलाइज हुआ 1 सेकंड में वो 10 मीटर दौड़ता है। तो 100 मीटर की रेस अगर 10 सेकंड में कवर करी तो 1 सेकंड में कितना दौड़ा? 10 मीटर। तो क्या हर सेकंड में वो 10 मीटर दौड़ा होगा? नहीं, पहले सेकंड में वो शायद 3-4 मीटर ही दौड़ पाता है जब शुरू करता है। उसके बाद अगले सेकंड में 8-10 मीटर दौड़ता है। उसके बाद अगले सेकंड में 11 मीटर 11.5 मीटर जाता होगा, क्योंकि उसको एवरेज 10 मीटर पर सेकंड देना है और पहले सेकंड में वो स्लो दौड़ा है, तो बाद के सेकंड में उसको स्पीड और ऊपर ले जानी पड़ती होगी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर, 11.5-12 मीटर पर सेकंड तक। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों, दूसरी टाइप की वेलोसिटी होती है जो आपको वेलोसिटी की वैल्यू हर एग्जैक्ट मोमेंट पे बताती है। जिस जगह पर वेलोसिटी चाहिए वहीं की कैलकुलेट करेंगे सर, पूरे मोशन की कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह की वेलोसिटी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और बच्चों, यही वेलोसिटी होती है, मतलब मेरे बोलने का क्या मतलब है कि अगर सिर्फ v वेक्टर लिखा हुआ है तो इंस्टेंटेनियस ही है वो। समझ रहे हो? एवरेज के लिए हम लोग मेंशन करते हैं, इंस्टेंटेनियस के लिए मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, वी डू नॉट मेंशन कि ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो अंडरस्टूड होता है। अगर कुछ नहीं बोला तो कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? तुम बोलोगे सर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। समझ में आई बात? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो सेम ही है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, पर इस बार पूरे टाइम की बात नहीं करेंगे। जिस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए उसी पॉइंट का पोजीशन का चेंज लेंगे और उसी पॉइंट का टाइम लेंगे। तो जैसे ये यहां से यहां तक रेस हो रही है, उसेन बोल्ट यहां से यहां तक भागा, ठीक है, और किसी ने बोला कि यहां पर बताइए उसका वेलोसिटी कितना है। ठीक है, x पर बताइए कि उसका वेलोसिटी कितना है। तो हम x से x डैश तक की बात नहीं कर सकते, वो तो इतने पार्ट की एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। हमें x इसी जगह पर वेलोसिटी बतानी है, तो हम दूसरा पॉइंट इतना क्लोज लेंगे कि जो टाइम है वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो। क्योंकि अगर बड़ा टाइम लिया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो सामने वाला बोल देगा ये तो आप एवरेज वेलोसिटी बता रहे हो 3 सेकंड की, ये तो आप एवरेज वेलोसिटी बता रहे हो 1 सेकंड की। नहीं, उसी इंस्टेंट की वेलोसिटी चाहिए, तो जो अगला पॉइंट है वो एकदम पास वाला लेंगे, x प्लस dx, एकदम पास वाला। सबसे मिनिमम डिस्टेंस बच्चों, मिनिमम चेंज किसी क्वांटिटी का क्या लिखा जाता है? dx। मिनिमम चेंज इन टाइम क्या होता है? dt। एट दिस पॉइंट क्या आपको dr और dt का मतलब समझ में आने लगा है? देखो, अगर आपने डिफरेंशिएशन वाली वीडियोस नहीं देखी है तो dr इज चेंज इन पोजीशन, तो ठीक है, वो तो डेल्टा r भी था, लेकिन दिस इज वेरी 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 स्मॉल चेंज इन पोजीशन, एंड दिस इज very 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 small fraction of time। ठीक है, कोई भी मेरी क्लास में ये नहीं सोचेगा कि सर ने लिखा है dr/dt, तो d से d को काट देते हैं और हो गया r/t। ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कोई। ठीक है, ये करना बिल्कुल वैसा ही होगा कि √x अपॉन √y था और आपने रूट से रूट को काट दिया और लिख दिया x/y। ठीक है, आप रूट से रूट को नहीं काट सकते। ये d एक वेरिएबल नहीं है, ये एक सिंबल है। जैसे ये √ एक सिंबल है, ऐसे ही ये d भी एक सिंबल है, ये डेल्टा भी एक सिंबल है। डेल्टा किसका सिंबल होता है? चेंज का। स्मॉल d किसका सिंबल होता है? वेरी स्मॉल चेंज का। स्मॉल चेंज की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां से आगरा तक की वेलोसिटी नहीं निकालनी। 2 घंटे 21 मिनट, जब वो, मैं बता देता हूं, दिल्ली से आगरा के बीच में मथुरा पड़ता है, जब वो मथुरा के ऊपर है
उस मोमेंट की वेलोसिटी निकालनी है। तो आप डिस्प्लेसमेंट मथुरा से आगरा या दिल्ली से मथुरा का नहीं लोगे, उसी पॉइंट पर जहां पर आपको प्लेन की वेलोसिटी चाहिए एक छोटे से फ्रैक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखोगे और एक छोटे से फ्रैक्शन का टाइम लोगे। इज दैट क्लियर? अगर बड़े फ्रैक्शन का लोगे वैल्यूज तो उनको एवरेज काउंट किया जाएगा, तो आप उसको क्या बोलोगे? छोटा सा मिनिमम पॉसिबल फ्रैक्शन की वैल्यू लेंगे। मिनिमम पॉसिबल कितना हो सकता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेंज इन एनी वैल्यू, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेंज इन एनी वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय dr और dt और dx और dy और dv, जो भी वेरिएबल है उसके आगे एक छोटा d लगाओ और उसको लिखो कंबाइन करके, तो उसका मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल चेंज। ओके, तो आई थिंक मैंने काफी बोल दिया। थोड़ी देर तो रुकेगा तुम्हारे दिमाग में, थोड़ी देर रुकेगा ना, एक क्लास रुक जाएगा तो हम यूज कर लेंगे, इसको यूज कर लेंगे तो फिर नहीं भूलोगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dr बाई dt, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dr बाई dt, ठीक है, अ वेरी स्मॉल चेंज इन पोजिशन। तो वेलोसिटी का मैं थोड़ा सफाई से लिख दूं फॉर्मूला। एक हो गया dr बाई dt, ठीक है। r वेक्टर क्या था बच्चों? r वेक्टर याद करो, r वेक्टर थोड़ी देर पहले लिखे थे। r वेक्टर होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। तो dr बाई dt को क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt, x किस रेट पे चेंज हो रहा है? i कैप। dy बाई dt, y किस रेट पे चेंज हो रहा है? j कैप। और dz बाई dt, z किस रेट पे चेंज हो रहा है? k कैप। बच्चों इसको साइड में लिख सकते हो। तो dr बाई dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। मतलब ये क्या लिख दिए सर? जिस रेट पर x चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, जिस रेट पे y चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और जिस रेट पे z चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। तो vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, ये है वेलोसिटी का जनरल फार्मूला। ओके, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और हमारे सर ने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों बोथ आर इक्वली करेक्ट। पता है क्यों? क्योंकि चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन लिखूं या डिस्प्लेसमेंट लिखूं, एक ही बात है। वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन को क्या बोलेंगे? अ वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही बात है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद है ही चेंज दूसरी क्वांटिटी का। तो v को dr बाई dt लिखे या ds बाई dt लिखे, बोथ आर इक्वली करेक्ट। समझ में आया? ठीक है। अब बोलते सर ये तो आपने 3D के लिए समझा दिया, ये तो वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेकिन इस चैप्टर हम एकदम से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर नहीं जाएंगे। इस चैप्टर में वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी? एक सिंगल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। एक सिंगल डायमेंशन पर दौड़ने वाले हैं, आगे पीछे। तो पहले चैप्टर में वेलोसिटी, चिंता मत करना बच्चों, इस तरह की चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। यू विल ओनली हैव टू राइट v इज इक्वल्स टू या तो dx बाई dt, या फिर अगर कोई y एक्सिस पे चल रहा होगा तो dy बाई dt, या फिर अगर कोई z एक्सिस पे चल रहा होगा तो dz बाई dt। और बिलीव मी इनके केसेस भी काफ़ी कम है। तो 99% आपको हो सकता है टीचर ने ये वाली चीज़ बताई ही ना हो। ऐसा नहीं कि उसे आता नहीं, आता सबको सब कुछ है, लेकिन अभी वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने आपको सिर्फ वेलोसिटी दिया होगा dx बाई dt। वो इसलिए कि अभी पार्टिकल सिर्फ x एक्सिस पे चल रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ x पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। समझ में आई बात? ठीक है। तो चिंता मत करना, ये लिखा हो ये लिखा हो, बोथ आर इक्वली करेक्ट। मैंने आपको उसकी रीजनिंग दे दी है उधर, फटाफट इसको नोट डाउन करो।
एट दिस पॉइंट वी कैन एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं।